काफ़ी दिनों से लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बिम्स्टेक समिट में जाएंगे तो वहाँ पर यूनस होगा, मोहम्मद यूनस बांग्लादेश का, तो वो उससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सब लोग कह रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बट यूनुस की टीम की तरफ से काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ मिल लो। तो कभी कभी जियोपॉलिटिक्स में हाथ मिलाना सिर्फ ये एक इशारा नहीं होता, ये दुनिया को एक संकेत देता है कि उतार चढ़ाव भरे हालात में भी डिप्लोमेसी कायम रहती है। ठीक है, ये हमने तब देखा जब ढाका में राजनीतिक उथल पुथल के महीनों बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के इंटरिम चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस ने आखिरकार आमने सामने मुलाकात की। थाईलैंड में बिम्स्टेक समिट के दौरान मुलाकात ऊपर से लग रहा था कि सारा कुछ ठीक है, सब लोग स्माइल कर रहे थे, टेबल शेयर कर रहे थे और डिप्लोमेसी प्रोटोकॉल मोदी जी फॉलो कर रहे थे सारा कुछ। लेकिन उनकी मुस्कुराहटों के पीछे वन कुड सी कि काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं, कैलकुलेशंस काफ़ी की हुई है अपनी तरफ से मतलब। और नई दिल्ली से एक शांत लेकिन स्पष्ट मैसेज यूनुस और उसकी टीम को पहुंचा दिया गया है कि भाई अपने शब्दों का चयन ज़रा समझदारी से करें। इस बैठक के महत्व को समझने के लिए हमें अगस्त 2024 में वापस जाना होगा। दक्षिण एशिया की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली नेताओं में से एक शेख हसीना को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और तानाशाही के आरोपों के बीच में बाहर कर दिया गया था। उनका बाहर जाना सिर्फ घरेलू उथल पुथल नहीं था, इसने भारत के सबसे भरोसेमंद क्षेत्रीय सहयोगियों में से एक के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। और उसके बाद एंट्री होती है नोबेल प्राइज़ विनर मोहम्मद यूनिस की, जो कि माइक्रो फाइनेंस के लिए जाने जाते हैं। और धीरे धीरे बांग्लादेश का वो रूप सामने आने लगा जो भारतीयों से हमेशा छुपा हुआ था। बांग्लादेशी पाकिस्तान के प्रेम में पड़ गए, बांग्लादेशियों का पाकिस्तानी प्रेम जाहिर होना शुरू हो गया, वहाँ हिंदुओं के साथ मार कुटाई होनी शुरू हो गई, और भी उनके अंदर जो भारत के प्रति, बांग्लादेशियों में जो भारत के प्रति घृणा छुपी हुई थी सालों साल से, वो एकदम से उजागर होनी शुरू हो गई। और बांग्लादेशी एज ए नेबरिंग कंट्री ऐसे लगने लगेगा कि कोई नया कंट्री है। अभी बिम्स्टेक की मीटिंग से कुछ दिन पहले मोहम्मद यूनुस चाइना होकर आया है। वहाँ जाकर उसने तरह तरह के बयान दिए जिससे इंडिया में तो घंटियाँ बजनी शुरू हो गई। भाई साउथ ब्लॉक में घंटियाँ बजनी शुरू हो गई, क्या बोल रहा है। और बहुत सारे पॉलिटिशियन गुस्सा भी हो गए, ख़ास तौर से हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने तो ट्विटर पे जाके इसकी काफ़ी उतारी भी कि क्या बोल रहा है भाई। और बात ये हुई थी कि जब ये मोहम्मद यूनुस चाइना गया तो वहाँ जाके इसने चाइना जाके इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलना शुरू कर दिया कि वो लैंड लॉक्ड एरिया है, वहाँ पर कोई समुंदर से पहुँचने का रास्ता नहीं है। तो एक तरह से वो बीजिंग को कह रहा था कि आके उधर संभालो हमारे एरिया को। लेकिन इंडिया के लिए ये एक तरह से रेड फ्लैग है, क्योंकि ये कथन न केवल पूर्वोत्तर में भारत के दशकों के बुनियादी ढांचे के विकास को नज़रअंदाज करता है, बल्कि ये चीन द्वारा लंबे समय से प्रचारित किए जा रहे उसके स्ट्रैटेजिक नैरेटिव को पुश भी करता है कि देशों को एक्सेस, ट्रेड और ट्रांजिट के लिए उसका रुख करना चाहिए। भारत जिसने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत सड़कों, रेल और नदी मार्गों में अरबों डॉलर खर्च किए हैं, पूर्वोत्तर को एक अलग चौकी के रूप में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में दिखता है। इसीलिए जब यूनिस ने तोते की तरह उस लाइन को दोहराया तो ये न केवल गलत था बल्कि ये भड़काऊ भी था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे अनदेखा नहीं किया। उनका जवाब तीखा और सटीक, जिसमें उन्होंने यूनुस पर तथ्यों को चेरी पिकिंग मतलब चुन चुन कर पेश करने और भारत की प्रगति को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया। संदेश स्पष्ट था, बांग्लादेश ने भले ही अपनी राजनीतिक धुन बदल ली हो,
लेकिन भारत बेसुरी धुन पर नहीं नाचेगा। और फिर भी टकराव के बावजूद कूटनीति कायम रही। मोदी ने बैठकों को रद्द नहीं किया या अचानक बाहर नहीं निकले। इसके बजाय उन्होंने वही किया जो वे विश्व मंच पर सबसे बेहतर तरीके से करते हैं, नपतुला जवाब पर थोड़ी दृढ़ता के साथ। उन्होंने यूनुस को सीधे चेतावनी दी, इस तरह की बयानबाजी से संबंधों को नुकसान हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, खासतौर से हिंदुओं की, उसका मुद्दा उठाया जो अभी भी राजनीतिक अशांति से उबर रहा है। ये सिर्फ एक इशारा नहीं था, ये एक अनुस्मारक था कि भारत सीमा पार क्या हो रहा है इस पर बहुत बारीकी से नज़र रखता है। क्योंकि बात यह है, भारत और बांग्लादेश एक बॉर्डर से कहीं ज़्यादा बहुत कुछ साझा करते हैं। वे नदियाँ, प्रवास मार्ग, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, व्यापार मार्गों और एक ऐसे इतिहास को साझा करते हैं जो अक्सर कोऑपरेटिव और कभी कभी विवादास्पद, लेकिन हमेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ढाका में एक चूक कोलकाता में भी असर डाल सकती है। दिल्ली में कूटनीतिक ठंड भूटान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक क्षेत्रीय सहयोग को रोक सकती है। और चीन करीब से देख रहा है। ड्रैगन को अपना प्रभाव डालने के लिए आग उगलने की ज़रूरत नहीं है, वह बस दरारों के बढ़ने का इंतज़ार करता है। अगर ढाका की स्थिति भ्रमित या टकरावपूर्ण हो जाती है तो बीजिंग के लिए भारत के पूर्वी हिस्से में दरार डालने, बिम्स्टेक को बाधित करने और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पुनर्जीवित करने का एक और रास्ता खुल सकता है। मीडिया की कहानी भी उतनी ही तीखी रही है। भारत में कुछ कमेंटेटर्स ने यूनुस की चीन संबंधी टिप्पणी को रुकी मिस्टेक, मतलब नौसिखिया गलती कहा है। अन्य इसे जानबूझकर किया गया टेस्ट बैलून मानते हैं, यह देखने के लिए कि ढाका पुल को जलाए बिना कितना आगे बढ़ सकता है। इस बीच दोनों देशों में जनता की भावना सतर्क बनी हुई है। बांग्लादेश में कई लोग को उम्मीद है कि यूनुस देश को स्थिर करेंगे और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। भारत में सतर्क आशावाद और रणनीतिक संदेह का मिश्रण है। तो यह सब कहाँ जाता है? एक रास्ता रिश्तों को फिर से संतुलित करने की ओर ले जाता है, जहाँ यूनुस अपने इरादे स्पष्ट करते हैं, क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करते हैं और आगे की कूटनीतिक गलतियों से बचते हैं। दूसरा रास्ता तनाव को बढ़ाता है, जहाँ चीन फ़ायदा उठाता है, भारत दबाव के साथ जवाबी कार्रवाई करता है और दक्षिण एशिया एक बार फिर शतरंज की बिसात बन जाता है। अंत में ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि शिखर सम्मेलन में किसने क्या कहा या डिनर पर कौन किसके साथ बैठा। ये दक्षिण एशिया के भविष्य के स्वरूप के बारे में है। सहयोग या प्रतिस्पर्धा, स्थिरता या संदेह। और जैसे जैसे ये घटनाक्रम आगे बढ़ता है, ये प्रश्न हवा में लटकता रहता है। क्या दक्षिण एशिया अपना स्वयं का मार्ग तय करेगा या फिर उन लोगों द्वारा संचालित किया जाएगा जो बोर्ड के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।